नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है बजटिंग, गवर्नमेंट बजटिंग। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि बजटिंग जो है वो आप और हम जनरल डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, लेकिन आप यह समझ के चलिए कि आज हम उसको प्रोफेशनली ढंग से इस वीडियो के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा और हम इसको एक टॉपिक के रूप में समझेंगे। तो आप सोच के चलो, जो चीज हम रोज करते हैं, अब उसमें क्या समझने को रह गया सर, ये तो बताओ। अब रह क्या गया? कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन शुरू वहीं से होता है जो आप और हम सोचते हैं बजट वर्ड सुनते ही। तो अब जैसे आप सब हो, ठीक है, आप सभी लोगों को मेरे अनुसार एक पॉकेट मनी मिलती होगी। भाई इस एज ग्रुप में सभी को पॉकेट मनी मिलती है। किसी को जो आउट स्टेशन रह रहे हैं स्टूडेंट्स, जो अपने अपने होम टाउन से तैयारी करने आए हैं, या जो स्कूल में भी हैं, या जो कॉलेज में पढ़ते हैं, घर पे रहते हैं, तो सबको पॉकेट मनी मिलती है। किसी को 2000 3000, जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आए हैं उनको पॉकेट मनी मिल सकती है 10,000 15,000। दिल्ली आते हैं स्टूडेंट्स, उनको पॉकेट मनी 15-15 हजार रुपए महीने तक मिलती है। लेकिन उसमें क्या क्या करना होता है, आइए देखते हैं। तो बड़ी बेसिक तरीके से समझेंगे, किसी तरह की कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। तो नॉर्मल अगर हम इस चीज को एक टैबुलर फॉर्मेट में लगाएं, ये टैबुलर फॉर्मेट है, ठीक है जी। अब इस टैबुलर फॉर्मेट में अगर मैं लगाऊं तो किसी को पॉकेट मनी मिलती है 10,000 रुपीज। इसकी रसीद है 10,000 रुपीज की। अब आप सभी को पॉकेट मनी मिलती है। अब इस पॉकेट मनी से क्या करते हैं? पहली चीज होती है, अगर आप घर से दूर रह रहे हो तो आप देते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंट। मान लीजिए आप 5,000 रुपीज का रेंट देते हैं। इसके बाद आता है आपका फूड या टिफिन सर्विस, ठीक है, फूड या टिफिन सर्विस आती है। तो फूड टिफिन सर्विस मान लीजिए आया 2,000 पर मंथ। फिर हुआ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कि आपको क्लासेस आने जाने हैं और वहां पे घूमना है जहां पे आप रह रहे हो, उस पर रफली खर्चा हुआ मान लीजिए 1,000 पर मंथ। और इसके बाद जो आपके मिसलेनियस खर्चे हैं, चाय पानी के खर्चे हैं, कुछ चीजें आप खरीद के लाते हो, कभी बाहर भी जाओगे, कुछ भी करोगे, तो वो आपके मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं रफली 1,000 to 1,500 पर मंथ। अब आपको यह बात दिमाग में ऑलरेडी पता है कि मुझे अगले महीने की पॉकेट मनी आएगी, इतनी रसीद होगी, तो मुझे उस पॉकेट मनी से किन किन चीजों पे, किस किस तरीके से पैसा खर्च करना है। मुझे खर्च करना है रेंट पे, मुझे खर्च करना है फूड पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, मिसलेनियस चीजों पे, इन सारी चीजों पे पैसे खर्च करने हैं। और ये पैसे मेरे बंधे हुए हैं, ये मेरा फिक्स्ड खर्चा है। बस इसी चीज को हम बजट का नाम देते हैं, वी कॉल इट बजट। तो बजट को अगर आम इंसान की भाषा में डिफाइन करा जाए तो बजट का मतलब होता है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, यानी आमदनी, खर्चा, इनकम, एक्सपेंडिचर। ये चीजों को या इन पूरे के पूरे अकाउंट को अगर टैबुलर फॉर्मेट में लगाया जाए तो उसे बजट का नाम दिया जाता है। ये बजटिंग एक्सरसाइज जैसे आप लोग अपने लिए करते हो, आपके फादर अपने हाउस होल्ड, अपने घर को चलाने के लिए करते होंगे, हाउस होल्ड के लिए करते होंगे, दे आर डूइंग इट फॉर दैट। तो अगर वो उस चीज या उस पर्पस के लिए कर रहे हैं, हाउस होल्ड के लिए कर रहे हैं, तो आपके फादर को जो भी सैलरी या जो अगर बिजनेस करते हैं तो जो कुछ भी रसीदें होती हैं, जो भी वो घर लाते हैं आमदनी के तौर पे, उसमें उनको पहली चीज क्या देनी पड़ती होगी? अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, रेंटेड घर में रहते हैं तो रेंट। उसके बाद किचन एक्सपेंसेस। किचन हमारी फैमिलीज में बहुत मोटा खर्चा होता है, बड़ा खर्चा होता है। किचन चलाना है, किचन करना है, खाना पीना चलाना है, रोटी करनी है, तो किचन का एक खर्चा होता है। फिर होता है बिजली का बिल। आप लोग तो जानते ही हैं भाई, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो उसमें, या साउथ इंडिया में भी, भारत का जो टेम्परेचर है वो कितना हाई चला जाता है गर्मियों के महीनों में, तो एसी का भी बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना पड़ता है। और उसके बाद आपका टेलीफोन का, फोन का बिल है, ट्रांसपोर्टेशन है, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। और मिडिल क्लास परिवारों में खासकर एक बड़ा मोटा खर्चा होता है, और वो होता है एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। तो चाहे वो स्कूल की फीस हो, या वो कॉलेज एजुकेशन की फीस हो, या वो कोई यूपीएससी की फीस हो, या किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी की फीस हो,
इन सारी फीस को भी हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये सारे के सारे खर्चे जो हमारे दिमाग में फीड है वो हमारे फादर्स के दिमाग में भी फीड रहते हैं कि ये सब खर्चे निकालने हैं। तो वो भी एक तरीके से जो मेंटल मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसको भी क्या कहा जाता है, उसको भी बजट का नाम दिया जाता है। तो ये भी बजट है। उसके बाद यही चीज एक कंपनी अपने लिए करती है। एक जो कंपनी चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, वो अपनी कंपनी के लिए पूरी की पूरी आमदनी को रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड द एंटायर रेवेन्यू, जो भी उसको रिसीट होती है वो सारी की सारी रसीदें लिखेगा। उन रसीदों में से उस कंपनी को किन किन चीजों पे खर्चा करना होता है तो आप खुद सोच के देखिए। कंपनी जिस ऑफिस में है उसका रेंट भरना पड़ता है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मशीनरी का बिल और कई सारे तमाम खर्चे कंपनी में मीट करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से कंपनी का भी बजट तैयार होता है। तो जैसे इंडिविजुअल आप लोगों का, हाउस होल्ड का, कंपनी का बजट तैयार होता है, उसी तरीके से शहरों का यानी सिटीज, उसी तरीके से स्टेट्स का यानी राज्यों का, और उसी तरीके से पूरे देश का यानी कंट्री का या नेशन का भी बजट तैयार किया जाता है। दिस इज हाउ द बजट फॉर द एंटायर कंट्री इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। तो पूरे देश का बजट तैयार करा जाता है और यह बजट जब सामने आता है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि चाहे वो शहर हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, इनका बजट जो है वो मैसिव तैयार किया जाता है इसी आधार पे कि इस पर्टिकुलर शहर या राज्य या देश की क्या आमदनी रहेगी, मतलब इनके पास क्या रिसीट्स आएंगी और उनमें से ये कहां क्या 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 खर्चे करेंगे, ये सारी की सारी चीजें लिस्ट करी जाती है बजट में। इसलिए इसको कहा जाता है गवर्नमेंट बजट। दिस इज टर्म्ड एज गवर्नमेंट बजट। तो जब गवर्नमेंट बजट की बात सामने आती है तो गवर्नमेंट बजट में यही चीज लिखी जाती है बड़ी आम इंसान की भाषा में और बहुत सिंपल भाषा में, और वो है कि बजट में क्या क्या रिसीट्स हैं और उन रिसीट्स में से क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, क्या क्या रिसीट्स हैं और क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं। These are two things that are noted down. तो जिस तरीके से हमारी रिसीट हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसी तरीके से सरकारी रिसीट्स और सरकारी एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, सरकार की रिसीट भी होती है और वो रिसीट सबसे बड़ी कौन सी होती है, टैक्सेशन की होती है। और भारत सरकार तमाम खर्चे करती है जो हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले आपको बताया जाए कि बजट का एवोल्यूशन जो है वो सरकारों के लिए कहां से हुआ। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि भारत देश डेमोक्रेसी चलती है एक संविधान पे। इट रन्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये संविधान पे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन है और उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 यह कहता है कि राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों सदन के सामने, लोकसभा, राज्यसभा, इन फ्रंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू ले द फाइनेंस बिल फॉर इट्स पेरूसल। इनको दिखाने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया जाता है। इस बिल का नाम है फाइनेंस बिल। इसी बिल को कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। इस बिल को कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक देश अपने प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति जी प्रस्तुत करेंगे दोनों सदन के सामने। यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली यही डॉक्यूमेंट होता है जो पूरे देश के रिसीट्स को यहां पर लिखता है, रिसीट्स, और पूरे देश के जो खर्चे सरकार करने वाली है वो यहां पे लिखता है। इसी चीज को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट तैयार करा जाता है ये एनुअल बेसिस पे किया जाता है। इट इज डन ऑन एन एनुअल बेसिस, यानी एक साल का स्टेटमेंट किया जाता है। पूरे साल का स्टेटमेंट तैयार करके
पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर खुद पढ़ती हैं 1 फरवरी, 1 फरवरी को, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रस्तुत किया जाता है और इसको पढ़ा जाता है। इसी को फाइनेंस बिल कहते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो आर्टिकल 112 के तहत गिवन है, ये राष्ट्रपति जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको प्रस्तुत करें। इस डॉक्यूमेंट का नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही आप और हम लोग जो एक आम इंसान की भाषा में बोलते हैं, इसे कहा जाता है बजट। तो बजट वो स्टेटमेंट है जो संविधान अनुसार पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है एएफएस, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीज गवर्नमेंट बजटिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये संविधान के अनुसार आपको प्रस्तुत करना है। जब बात होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें क्या चीज होती है, किस तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब चीजों को समझने से पहले हम देखेंगे कितने तरह के बजट्स प्रस्तुत करे जाते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। आइए देखें। जो फर्स्ट टाइप का बजट है उसे कहा जाता है लाइन आइटम बजटिंग, लाइन आइटम बजटिंग। जो सेकंड टाइप ऑफ बजट है इसे कहा जाता है आउटकम बजटिंग। जो तीसरे तरह का बजट है इसे कहा जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग, और जो चौथा बजट है वो भी आता है, इसको हम परफॉर्मेंस बजटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इसको कहा जाता है जेंडर बेस्ड बजटिंग। प्राइमरीली स्पीकिंग इंपॉर्टेंट 4 बजट के टाइप्स होते हैं, यानी कि बजट 4 तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहला और मोस्ट ऑब्वियस, सिंपलेस्ट, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बजट है, उसे कहा जाता है लाइन आइटम बजटिंग। तो लाइन आइटम बजटिंग क्या होता है, आइए इस चीज को समझते हैं, डिटेल में इस चीज को समझते हैं, देखते हैं इसे। ये जो मैंने ईयर्स लिखे हैं, इनको फाइनेंशियल ईयर का नाम दिया जाता है। दे आर टर्म्ड एज फाइनेंशियल ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर जो है वो रेंज करता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर हम ये बोले 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, तो हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में है। भारत में जितनी भी इकोनॉमिक कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस, फाइनेंसिंग कैलकुलेशंस, ये सारी कैलकुलेशंस इस ईयर के अनुसार चलती है। तो इसको आप FY बोले फाइनेंशियल ईयर, या फिस्कल ईयर बोले। इनकम टैक्स की भाषा में इसे इनकम टैक्स ईयर कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम टैक्स ईयर। तो और इनकम टैक्स के जार्गन में से और भी कुछ प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के भी नाम दिए जाते हैं। तो यहां पर हम इसे फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे 2025-26। तो जब बजट तैयार किया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर का तैयार करा जाता है, तो बजट की स्टार्टिंग डेट हमेशा उस साल 1 अप्रैल से होगी, जो अगले साल 31 मार्च तक जाएगी। इट विल गो ऑन टिल 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो लाइन आइटम बजट कैसे तैयार किया जाता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लाइन आइटम्स में सारे के सारे वो आइटम्स लिखें जिन पे आप खर्चा करने वाले हैं। तो पहला आइटम है डिफेंस। ये सबसे मेजर खर्चा होता है किसी भी कंट्री का, डिफेंस, कि आपको अपने डिफेंस चीजों को या डिफेंस इक्विपमेंट को, डिफेंस फोर्सेस को मेंटेन करना है,
तो डिफेंस का खर्चा होता है। फिर खर्चा होता है एजुकेशन पे, उसके बाद खर्चा होता है हेल्थ केयर पे, उसके बाद खर्चा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी चीज है एग्रीकल्चर, खर्चा होता है एग्रीकल्चर पे एंड सो ऑन। ऐसी तमाम चीजें और है, जैसे स्पेस रिसर्च हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, और कई तरह की सब्सिडीज हो गई, उन सारी ओल्ड एज सब्सिडीज हो गई, चिल्ड्रन सब्सिडीज हो गई, इन सब चीजों पे पैसा खर्च किया जाता है। तो ये सारी चीजें लाइन आइटम्स में लिखी जाती हैं। लाइन आइटम्स यानी आपने एक्सेल शीट तो देखी होगी, कॉलम्स और रोज में डिवाइडेड होती है, तो उसमें जिस तरीके से पूरी एक्सेल डिवाइडेड होती है उसी को हम सारे लाइन आइटम्स में डिवाइड करते हैं ऊपर से नीचे तक। ये सारे लाइन आइटम्स यहां पर आते हैं और इन लाइन आइटम्स के सामने आप वो फिगर लिखते हो जो कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले साल में, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक जिन चीजों पे पैसा खर्च होगा, इन 12 महीनों में जिन चीजों पे पैसा खर्च होगा या जितना जितना पैसा खर्च होगा वो आप वहां पर लिखें। तो मान लीजिए डिफेंस पे भारत सरकार का खर्चा है 1 लाख करोड़, ये फिगर करोड़ में है, या 1 लाख करोड़ पे खर्चा हुआ 2022-23 में। उसी तरीके से एजुकेशन पे खर्चा हुआ 20,000 करोड़, हेल्थ केयर पे खर्चा हुआ 50,000 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ 2 लाख करोड़ और एग्रीकल्चर पे खर्चा हुआ 2,50,000 करोड़। ये हमारे खर्चे हैं, ये 2022-23 में हुए। फिर 23-24 में डिफेंस पे खर्चा हुआ 1,20,000 करोड़, एजुकेशन पे खर्चा हुआ 25,000 करोड़, हेल्थ केयर पे खर्चा थोड़ा कम हो गया 45,000 करोड़, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बढ़ गया 2,50,000 करोड़, एग्रीकल्चर पे खर्चा कम हो गया 2,25,000 करोड़। ये चीज 2023-24 में हुई। 2024-25 में डिफेंस का खर्चा जो है कम करके वापस 1 लाख करोड़ कर दिया, एजुकेशन का खर्चा बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। हेल्थ केयर का खर्चा इस बजट में बढ़ा दिया क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें करनी थी, ये हुआ। इंफ्रा पे थोड़ा खर्चा काट दिया, 2 लाख करोड़ कर दिया। एग्रीकल्चर का खर्चा बढ़ा के वापस 2.5 लाख करोड़ कर दिया। तो ये सारे आपके पास पिछले सालों के जो है वो सारे के सारे लास्ट ईयर्स के डेटा है। अब इसके आधार पर आप इस साल का डेटा निकालोगे कि इस साल इन्हीं आइटम्स पे कितने पैसे खर्च होने चाहिए, यानी कि प्रिडिक्टेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू। ये जो वैल्यूज है आप यहां पर एस्टिमेट करके लिखें। इसी चीज को जो यहां पर आप फिगर्स लिखोगे, इसी को हम बजटेड एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, बजट। तो बजट तैयार होता है आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले, 1 अप्रैल से पहले बजट तैयार होगा। तो जो इसकी डेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अब हमें बजट तैयार करना है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 और इस बजट को प्रस्तुत किया जाएगा 1 फरवरी 2026 को, 1 फरवरी 2026 को। तो जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है 1 फरवरी 2026 को, यह बजट किस साल का है? आने वाले साल का है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 जाएगा। और इस 12 महीने के पीरियड में जो भी भारत सरकार को एस्टिमेटेड रिसीट्स, यानी कि अनुमान लगाया, भाई देखो अभी तो आप अनुमान ही लगा सकते हो, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स यहां पर लिखे जाएंगे, यहां पे ये चीजें लिखी जाएंगी और स्पेसिफिकली आएंगी कि हम एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स लिख के प्रस्तुत करें। तो इसी चीज को गवर्नमेंट बजटिंग का प्रोसेस कहा जाता है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो। और इस टाइप के बजट को हम लाइन आइटम बजटिंग कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज लाइन आइटम बजटिंग। पूरी दुनिया 99% देश लाइन आइटम बजटिंग को फॉलो करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बजटिंग टू फॉलो, इसलिए लाइन आइटम बजटिंग जो है वो फॉलो करी जाती है। तो फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं बजट की। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग दीज एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कि एक साल में क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है।
तो बजटिंग के टाइप्स में पहला जो टाइप होता है बजटिंग का, जो मैंने आपको बताया, वो है लाइन आइटम बजटिंग। ये बड़ा सिंपल है, इसका मैं आपको ये देखिए, लाइन आइटम बजटिंग। जनवरी के महीने में ऑफिस सप्लाईज इतने के, सैलरी इतने की, एडवर्टाइजिंग इतने की, कैंटीन इतने का, $72,000 का हमारा टोटल खर्चा है। ये सारी आपकी लाइन आइटम्स है। इसी तरीके से कंट्री के सारे खर्चे जो हैं वो आ जाते हैं। तो एक्चुअल एक्सपेंस ये था 2019, प्रोजेक्टेड 2020, एक्चुअल ये हुआ। इसको लाइन आइटम बजटिंग कहा जाता है। मैक्सिमम देश इसी को फॉलो करते हैं, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट ऑल देश इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें मेरिट है। ये इजी टू प्रिपेयर है, कम टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है। तो मेरिट है, दिस फॉर्मेट रिप्रेजेंट्स एन इजी वे टू रोल फॉरवर्ड। ये एक इजी तरीका है ताकि आप बजट तैयार कर सको। This method of aggregation more easily shows which departments are absorbing the bulk of the government funds. कौन सा डिपार्टमेंट सही तरीके से फंड्स अब्सॉर्ब कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना फंड अब्सॉर्ब कर रहा है, पूरी चीज आती है। So this method generally prohibits shifting funds from budget categories. ये जो चीज है, ये सबसे एक आसान फॉर्म ऑफ बजटिंग कहा जाता है, इसको इजी फॉर्म ऑफ बजटिंग माना जाता है। इसके बाद दूसरा फॉर्म ऑफ बजट जो हम पढ़ेंगे आफ्टर लाइन आइटम बजटिंग, ये होता है जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग एक बहुत हार्ड वर्क फॉर्म ऑफ बजटिंग है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो होता यह है, जीरो बेस का मतलब है जीरो बेस। जीरो बेस का मतलब हुआ कि आपने इससे पहले कुछ नहीं किया, आपने उस बजट से संबंधित कुछ भी नहीं करा। आप ये मान के चलिए कि आप ब्लैंक जीरो, पॉइंट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट जीरो। अगर आप पॉइंट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये मान के चले कि मैंने आज तक बजट तैयार ही नहीं करा। आई नेवर प्रिपेयर्ड द बजट। अब क्योंकि मैंने आज तक बजट तैयार नहीं करा, तो आप ये मान के चले कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो मैं बजट तैयार करूंगा, ये मैं जीवन में पहली बार फ्रेश बजट तैयार कर रहा हूं। मेरे पास कोई बेस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, तो उसको जीरो बेस्ड बजटिंग कहा जाता है। तो आपको स्क्रैच से रिसर्च करनी है। तो आपके पास ये जो फिगर है डिफेंस का 1 लाख करोड़ का, ये नहीं है। अब ये आपको ग्रास रूट लेवल पे सर्च करना पड़ेगा कि डिफेंस कितना पैसा कंज्यूम करता है, हाउ मच मनी डज डिफेंस कंज्यूम। सिमिलरली आपको एजुकेशन में देखना पड़ेगा कि एजुकेशन कितना पैसा कंज्यूम करता है, किताबें कितनी की होती हैं, स्कूल यूनिफॉर्म कितने की होती है, टीचर सैलरी कितने की होती है, मेंटेनेंस कितने का होता है, सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस नहीं है। ऐसी बजटिंग प्रोसेस को जीरो बेस्ड बजटिंग कहा जाता है। तो उसको ध्यान रखें कि जीरो बेस्ड बजटिंग एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप खुद सोच के दें, अब आपके पास रेफरेंस है तो आपको पता है यार, ये देख लिया, इसके हिसाब से इतना खर्चा इस बार होगा या इसी के आसपास होगा, तो इतना एलोकेट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये करोगे तो आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग में नॉर्मल बजटिंग से 3 टाइम्स टाइम लगता है, 2 गुना ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर नॉर्मल बजट में 2.5 महीने लगते हैं, तो जीरो बेस्ड बजटिंग में तकरीबन 6.5 महीने तक लग सकते हैं, 6-6.5 महीने लग सकते हैं। इसलिए ZBB मोस्टली पूरी दुनिया में फॉलो बहुत कम, मतलब ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है। नोबडी वांट्स टू स्पेंड दिस मच टाइम। भारत में जीरो बेस्ड बजटिंग कभी भी नहीं हुआ है नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे एक राज्य ने 1980s में कभी जीरो बेस्ड बजटिंग करा था, उसके बाद से वो जमाना था, आज उसको 40 साल से ऊपर हो गए, आज तक दोबारा जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं करी गई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। फिर आती है तीसरी बजटिंग की बात, इसे कहा जाता है आउटकम बजटिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बजटिंग है। कैसे, देखिए, तो पहले जमाने में जो बजटिंग होती थी ना, उसको कहते थे आउटले बजटिंग। आउटले का मतलब क्या हुआ, जोर जोर से नारे लगाओ, वी हैव एलोकेटेड 10,000 करोड़ टू एग्रीकल्चर, वी हैव एलोकेटेड 5,000 करोड़ टू एजुकेशन। इसको कहते हैं आउटले, कि जी इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया। आउटले बजटिंग, पैसा खर्चा करना। फिर लोगों ने काउंटर क्वेश्चन करा, भाई पैसा तुमने खर्च किया, ये तो देख लो पैसा लगा कहां, वेयर डिड यू यूज द मनी, पैसा कहां लगा। तो फिर बारी आई, आउटले के बाद कॉन्सेप्ट आया आउटपुट का। आउटपुट बजटिंग बनने लगी। आउटपुट में क्या हुआ, वी हैव स्पेंड 5,000 करोड़ ऑन एजुकेशन, वेरी गुड। तो 5,000 करोड़ अगर आपने एजुकेशन पे खर्च करे तो ये आउटले है। 5,000 करोड़ खर्च करके
आपने 500 स्कूल्स तैयार करे, ये क्या है? ये आउटपुट है कि इतना मेरा आउटपुट हुआ, दिस वॉज माई आउटपुट। तो इतना मेरा आउटपुट हुआ, तो आउटपुट आ गया। अब लोगों ने पूछा कि 500 स्कूल तो आपने बना दिए, उन स्कूल्स में कुछ हो भी रहा है या वो बिल्डिंग खड़ी है बस? उस स्कूल में कोई जाता भी है, उस स्कूल की मेंटेनेंस भी है, या सिर्फ छत गिर रही है? तो फिर समझ में आया कि आउटपुट बजटिंग से भी काम नहीं चलेगा। फिर आई तीसरी चीज, और इसको कहा जाता है आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग का मतलब है कि लिटरेसी रेट 27% से बढ़कर 75% पहुंच गया। दिस वॉज द लिटरेसी रेट, इसको कहा गया आउटकम बजटिंग। तो आउटकम बजटिंग जो है वो बजटिंग ऐसी है जहां पर आप पूरा आउटकम निकालते हो कि जी कितने लोग पढ़े लिखे हुए, कितना एजुकेशन रेट हुआ, कितना लिटरेसी रेट हुआ, इसे बोलते हैं आउटकम। ये आउटकम बजटिंग है। तो फिर लोगों ने पूछा आउटकम क्या है। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूं। भारत सरकार ने 2000 करोड़ खर्च किए स्वच्छ भारत पे, यह अचीवमेंट माना गया। क्या है? आउटले 2000 करोड़। 2000 करोड़ खर्च करके आपने तकरीबन 1 करोड़ टॉयलेट्स बनाए। यू हैव मेड 1 करोड़ टॉयलेट्स। तो यह हुआ आउटपुट। अब आउटकम यह है कि एक्चुअली में स्वच्छता हुई कितनी, मतलब कितने लोगों ने वो टॉयलेट्स एक्चुअली यूज करे, उसको बोलते हैं आउटकम बजटिंग। तो यह बजटिंग का प्रोसेस फॉलो होने लगा, इसको बोलते हैं आउटकम बजटिंग। अब आउटकम बजटिंग जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जी ये आउटकम आया है, दिस इज द आउटकम दैट वी हैव रिसीव्ड। तो आउटकम बजटिंग आया। फिर चौथे फॉर्म ऑफ बजटिंग को कहा जाता है जेंडर बेस्ड बजटिंग, जीबीपी, जेंडर बेस्ड बजटिंग। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, लाइन आइटम बजट आपने तैयार किया, जीरो बेस्ड बजट भी ऐसे ही तैयार करोगे, लेकिन पास्ट रेफरेंस नहीं है, मतलब ऐसी लाइनों में लिखोगे, लेकिन सब कुछ आपको रिसर्च पूरी अपनी करनी पड़ेगी। लाइन आइटम बजटिंग हुआ। आउटकम बजटिंग वही है, लाइन आइटम बजट तैयार करा, उसमें बस प्रूफ करो कि आउटकम क्या निकला। तो आउटकम बजटिंग के लिए आपको अलग बजट तैयार नहीं करना है, इसी बजट में आउटकम निकाल के दिखाना है। उसी तरीके से जेंडर बेस्ड बजटिंग में भी आपको इसी बजट में जेंडर बेस्ड चीजें करनी है। कैसे? आपको समझाते हैं कि होल हार्टेडली जो पूरा एक्सपेंडिचर है, हमारी कंट्री का टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए है 10 लाख करोड़ रुपीस, 10 लाख करोड़ रुपीस। इसमें से बजट का कितना हिस्सा ऐसा है जो कि जेंडर स्पेसिफिक, यानी मान लीजिए विमेन सेंट्रिक स्कीमों पे खर्च किया है या विमेन सेंट्रिक पे एलोकेटेड है। तो उसका परसेंटेज निकाला जाता था, 5%, 10%, तो ऐसे करके आता था कि जेंडर बेस्ड बजटिंग में जेंडर बेस्ड एलोकेशन, विमेन सेंट्रिक एलोकेशन 5% है। तो ये तो बहुत कम लगा दोस्तों, ये तो बहुत कम हुआ कि 5% क्यों है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ गया जेंडर बेस्ड बजटिंग का कि आप विमेन सेंट्रिक चीजों पे पैसा बढ़ाएं, ये परसेंटेज हमें 20 से 25% दिखना चाहिए। यू शुड सी इट अराउंड 20 to 25%। तो फिर आप देखोगे हुआ क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, सुकन्या समृद्धि स्कीम, बाल छात्रावास योजना, जो हॉस्टल फैसिलिटीज हैं लड़कियों के लिए अलग से होगी, विमेन सेंट्रिक स्कॉलरशिप्स अलग से है। तो ये सारी चीजें हो, SC ST लड़कियों के लिए जो है अलग स्पेसिफिक स्कीम्स जो है वो बनाई जा रही हैं। ये सब स्कीम्स विमेन सेंट्रिक स्कीम में आने लगी। अब थर्ड जेंडर पे भी फोकस है, थर्ड जेंडर पे भी स्कीमें बनने लगी। वो भी जेंडर है भाई, जेंडर तो है, तो जेंडर बेस्ड बजटिंग कर रहे हो तो जेंडर का मतलब सिर्फ मेल फीमेल थोड़ी है, जेंडर का मतलब थर्ड जेंडर भी है, तो थर्ड जेंडर के लिए भी काम करें। तो पूरे बजट में से कितने % एलोकेशन हम स्पेसिफिक जेंडर को देते हैं या थर्ड जेंडर को देते हैं, वो चीज आती है, उसको यहां पे कहा जाता है जेंडर बेस्ड बजटिंग। इट इज GBB। दीज आर टाइप्स ऑफ बजट। तो आइए यहां पर देखें कि किस तरीके से इन बजट्स को तैयार किया गया है। हाउ हैव दे बीन प्रिपेयर्ड? लेट्स जस्ट हैव अ लुक। तो जीरो बेस्ड बजटिंग, a government department prepares its budget assuming that there was no budget in the previous years to refer to. All expenses are judged and must be justified in order to remain in the budget. सारे के सारे expenses बजट में जस्टिफाई करके ही रखे जाएंगे। इसको हम ZBB, जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। इसका सबसे बड़ा मेरिट यह है कि यह बहुत एक्यूरेट माना जाता है।
तो मेरिट इन ZBB, दिस मनी वुड नॉट बी अलॉटेड टू दोज हु डिड नॉट स्पेंड द मनी, इट विल बी स्पेंट वेयर इट इज नीडेड मोर और यूज्ड मोर इफेक्टिवली। इसको जीरो बेस्ड बजटिंग कहा जाता है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, ये आप नोट्स में पढ़ सकते हैं। फिर आता है जेंडर बजटिंग, जेंडर बेस्ड बजटिंग, जेंडर रिस्पॉन्सिबल बजटिंग। It is globally followed practice that acknowledges the fiscal expenditure with a gender perspective and prorates funds for the gender specific outcome to address the persistent gender inequality that hinders the overall growth and development of a nation. तो अगर आप जेंडर बजट तैयार करते हैं, ये आपके खुद के लिए, आपको खुद इस बात की नॉलेज होती है कि मैं एक स्पेसिफिक जेंडर को की बात कर रहा हूं, तो उस जेंडर को एम्पावर कर रहा हूं, जिसका फायदा यह होगा कि जेंडर इनइक्वालिटी यदि है, अगर है, तो वो ऑटोमेटिकली इक्वालिटी की तरफ चली जाएगी। यूजेज, द कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉरेन टू इंडियन बजटिंग एक्सरसाइज एज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2001, और तब से लेके आज तक हम जेंडर बेस्ड बजटिंग की तरफ जो है वो काम कर रहे हैं। तो इंडिया फॉलोज अ सिस्टम ऑफ लाइन आइटम बजटिंग सिंस बिगिनिंग। हम यही चीज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, और ये चीज जो है यहां पर आती है। तो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डन। तो बेसिक्स ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग यदि बात करी जाए तो बजट बनाने का यूज क्या है, व्हाई शुड वी मेक द बजट, क्यों तैयार करें। भाई जब आप बजट, आपके फादर बजट तैयार करते हैं, आप बजट तैयार करते हो, या आपके दिमाग में चीजें होती हैं, उसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट दैट इज देयर विद रिस्पेक्ट टू द बजट। उसका फायदा यह है कि आपको एक आइडिया होता है कि जी मुझे इतना खर्चा करना है क्योंकि मेरे पास इतनी रसीद है। आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि मुझे कितना खर्चा करना है। यह सबसे जरूरी बात होती है बजट से संबंधित। तो इस चीज को याद रखें, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना खर्चा करना है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, हाउ विल यू मैनेज। तो यह चीज पता होना कि हमें कितना एक्सपेंडिचर करना है, यह चीज पता होना कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, यह चीज पता होना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आपके पास इतने ही फंड्स हैं और आपको ये सब काम करने हैं, तो कौन सा काम पहले करना बाद में करना, यह बजटिंग एक्सरसाइज की वजह से ही पॉसिबल है। तो देखते हैं बजटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, लेट्स हैव अ लुक। तो बजटिंग का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बढ़िया हो। उसके साथ साथ जब आप बजट तैयार करते हो और एडमिनिस्ट्रेशन आप अच्छा करना चाहते हो, तो आप अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि सरकार कर रही है तो सरकार अपने देश के लिए करेगी, तो किन किन चीजों पे फोकस करेगी। इट विल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इंफ्रा फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करेंगे। इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप रोजगार जनरेट करेंगे। उसके साथ ये देखेगा कि इनइक्वालिटीज इन इनकम कम कैसे हो। इनइक्वालिटीज कम होती हैं सब्सिडीज के जरिए। गवर्नमेंट गरीबों को या अनइक्वल लोगों को सब्सिडीज देती है, तो सब्सिडीज दी जाती हैं। उसके साथ इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, ये मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करा जाता है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करा जाता है। और जब आप ये सारी चीजें करते हो तो इसका इंपैक्ट पड़ता है आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, तो इसको ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ पे स्विच कर देते हैं। तो यही सारे हमारे जो है बजट के कंपोनेंट्स हैं या यूज है बजटिंग का जो किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग, इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कि ढंग से एडमिनिस्टर करना है तो बजट को आप ढंग से एडमिनिस्टर कर सकें। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव द स्टेट इनकर्स एक्सपेंसेस इन पुलिस, कि पुलिस में पुलिस पे खर्चा करना है, मिलिट्री, लेजिस्लेचर, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस, इन सब पे खर्चा करना है। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रा फैसिलिटीज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इन सब चीजों पे करना है। इनइक्वालिटीज को कम करना है, कैसे कि रिच को, ज्यादा रिच जो है उनसे ज्यादा टैक्स चार्ज करना है, और वो जो टैक्स आपने लिया है वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये चीज होती है इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप दे रहे हैं। गवर्नमेंट टेक्स मेनी स्टेप्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, ओपनिंग पब्लिक एंटरप्राइज, सब्सिडाइजिंग प्राइवेट एंटरप्राइज, तो ये सब चीजें जो है ये आप करते हो। फिर आता है स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, इन्फ्लेशन ज्यादा है उसको कम करना है, तो फिस्कल पॉलिसी के जरिए करा जाता है। ये भी चीज जो है ये आपके बजट से ही रिलेटेड है, टैक्सेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। और जब आप ये सब करते हो तो उसका रिजल्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रिजल्ट। हमेशा याद रखिएगा कि मैंने पहले भी बताया है, फिर रिपीट कर रहा हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है काम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ग्रोथ करनी है।
आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, एम्प्लॉयमेंट करिए, आप कॉर्पोरेट्स को परमिशन दे दीजिए और कंपनीज खोलिए, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो, अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। तो ग्रोथ करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है उसके आसपास की चीजें करना जिसका रिजल्ट होता है ग्रोथ। ये हमेशा याद रखना, उसका रिजल्ट होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ की अंडरस्टैंडिंग यहां पर इस तरीके से होती है। तो अब एक बहुत जरूरी कंपोनेंट पे आते हैं जिसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कंपोनेंट्स बोल लीजिए, टाइप बोल लीजिए। दो टाइप के बजट होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ये दो टाइप का बजट है। इसी के अराउंड बजटिंग का पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। द बजटिंग एंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू टर्म्स। ये समझ लिया आपने, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। रेवेन्यू बजट यानी कि राजस्व बजट। रेवेन्यू बजट, जो रेवेन्यू वर्ड है इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। रेवेन्यू वर्ड का मतलब यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं है जो आपके मन में आ रहा है। यह मतलब है समथिंग विच इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, कोई चीज जो रेवेन्यू नेचर की है। उसी तरीके से कैपिटल बजट का मतलब है समथिंग ऑफ कैपिटल नेचर, जो कैपिटल नेचर का हो। यह नेचर की बात है। इससे कैपिटल का जो आपके मन में डेफिनेशन है या रेवेन्यू के जो आपके मन में डेफिनेशन है वो चीज नहीं आती है। तो कैसे है मैं आपको समझाता हूं। जब रेवेन्यू नेचर की बात करी जाती है तो उसको ध्यान रखें, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी है इस बजट के अंतर्गत जितने आइटम्स आएंगे, जितनी भी टाइप की चीजें आएंगी, वो सारी चीजें होंगी समथिंग ऑफ डे टू डे नेचर। आई रिपीट, ये सब होंगी ऑफ डे टू डे नेचर। डे टू डे नेचर बोल लीजिए या रेकरिंग नेचर बोल लीजिए, रेकरिंग यानी कि बार बार, या रिपीटिंग नेचर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, रिपीटिंग नेचर बोल लीजिए। ये सारी चीजें यहां पर आती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रेवेन्यू बजट। दिस इज समथिंग विच इज रेवेन्यू बजट या रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू नेचर में जो भी आइटम्स हम यहां पे लिखेंगे, खूब सारे आइटम्स लिखेंगे, वो सारे आइटम्स के बारे में ध्यान रखिएगा कि वो जितने आइटम्स हैं वो बार बार रोजमर्रे की चीजें हैं, वो रेकरिंग है, रिपीट होती रहती हैं, दे कीप ऑन रिपीटिंग। इसी को कहा जाता है रेवेन्यू नेचर। तो जब रेवेन्यू नेचर की बात करी जाए तो रेवेन्यू नेचर को डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है किसमें? ये देखो, रेवेन्यू बजट को क्लासिफाई किया गया रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसमें क्लासिफाई किया गया रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब अकॉर्डिंग टू जो मतलब मैंने आपको समझाया है रेवेन्यू नेचर का, उसको देखते हुए रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट्स या सब कंपोनेंट्स या क्लासिफिकेशन रेवेन्यू रिसीट्स। तो रिसीट्स एक्सपेंडिचर्स बजट में यही तो होता है, रसीदें एक्सपेंडिचर्स, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब हुआ ऐसी रिसीट्स जो रोजमर्रे की रिसीट्स है। उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हुआ जो रोजमर्रे का एक्सपेंडिचर है, डेली होता है, ये डे टू डे एक्सपेंडिचर है। तो खुद बताइए कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो आप डे टू डे करते हैं? व्हाट आर दोस एक्सपेंडिचर्स जो आप डे टू डे करते हैं? डे टू डे खर्चे में आपका सबसे पहले खर्चा होता होगा, सुबह उठते ही आप चाय पीते हो तो दूध, चीनी, पत्ती, ये सारी चीजें, पानी, ये रोज का खर्चा है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी रोज का खर्चा है। रेंट रोज का खर्चा है। उसके साथ साथ आपका जो फोन का बिल है वो रोज का खर्चा है। अब चाहे देते महीने में एक बार हो, यूज तो रोज करते हो, खर्चा तो रोज हो ही रहा है, बिल तो ड्यू हो ही रहा है, रोज का खर्चा है। घर से निकल के ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कोचिंग जाना, तो जो ऑटो या उसका मेट्रो का, बस का भाड़ा है वो रोज का खर्चा है। खाना खाना रोज के हिसाब से 3 बार दिन में रोज का खर्चा है।
ये सारे जो खर्चे हैं वो आपके रोज के खर्चे हैं। तो ये जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, इन सबको हम किस नेचर का एक्सपेंडिचर मानते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। ये आप और हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। ये मत समझना कि भाई देखो क्या घरेलू बात हो रही है, तो सरकार की बात है। जी हां, गवर्नमेंट की बात है, लेकिन समझने के लिए हम यहां पर इस तरीके से सबसे पहले समझ रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है। ये मत समझना कि सर कैसी घरेलू बातें कर रहे हो। अरे भाई, आप भी वही करते हो, हम भी वही करते हैं, मोदी जी भी वही करते हैं। फर्क इतना है कि मोदी जी जब अपने लिए करते हैं तो उसे इंडिविजुअल बजट कहा जाएगा, और जब वो देश के लिए करते हैं तो उसे गवर्नमेंट बजट कहा जाएगा। उसी तरीके से आप लोगों का रेवेन्यू रिसीट क्या है? जो पॉकेट मनी आपको हर महीने आती है, या अगर आप पॉकेट मनी नहीं आती तो जो पैसे आप मम्मी से रोज 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 मांगते हो, मम्मी पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, तो रेवेन्यू रिसीट्स वो होती है पॉकेट मनी। या कोई भी ऐसा इंसान जैसे कि मैं, मुझे मंथली बेसिस पे सैलरी आती है, वो हर महीने आएगी क्योंकि वो रोज मिलती है। जैसे मैं काम करता हूं, अगर मैं आज काम कर रहा हूं तो आज की सैलरी बनी, अब वो मिलती महीने में एक बार है, लेकिन सैलरी रोज बनती है। तो क्योंकि चीज रोज 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 आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, समथिंग विच इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, जो यहां पर इसी तरीके से कैटेगराइज होता है, इसको रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। अब दूसरी चीज है जो हमने यहां पे लिखा, समथिंग विच इज ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल बजट यानी कैपिटल नेचर। तो कैपिटल नेचर का मतलब है जो चीज लॉन्ग टर्म के लिए हो, डेली नहीं होती। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट डेली। ये डेली हो ही नहीं सकती। इट कैनॉट बी डन डेली। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू डेली। तो अगर आप कोई चीज कर रहे हो और वो डेली पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समथिंग विच इज ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर का ऐसे माना जाता है। तो जो चीज आप रोज रोज नहीं कर सकते, मैंने घर पे पैसा खर्च करा, रोज रोज तो नहीं हो सकता, एक ही बार घर बनता है जीवन में। तो अगर आप एक बार ये लंबा चौड़ा खर्चा कर रहे हैं, तो ये कैसा खर्चा है? लॉन्ग टर्म खर्चा है। इसको हम क्या बोलते हैं? समथिंग ऑफ कैपिटल नेचर। आपने, जैसे मैंने ये स्टूडियो खड़ा करा, ये एक बार होता है, इतना एक्सपेंसिव है, ये एक बार हो सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसे क्या बोलेंगे? समथिंग ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल बजट। ऐसी तमाम चीजें कैपिटल नेचर की कहलाई जाती हैं जो वंस इन अ ब्लू मून हो, मतलब बहुत साल में, बहुत टाइम में, दशकों में एक बार हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, इसे कैपिटल बजट कहा जाता है। तो जब कैपिटल नेचर की बात करी जाए, तो कैपिटल नेचर में भी हम यहां पे किस तरीके से कैटेगराइजेशन करते हैं, आइए देखें। कैपिटल बजट में भी इसको डिवाइड करा जाता है कैपिटल नेचर की रिसीट्स और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर की रिसीट्स और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल नेचर की जो रिसीट्स है, ये लॉन्ग टर्म रिसीट्स हैं। ये लॉन्ग टर्म रिसीट्स कब आती हैं? हमें कब आती है लॉन्ग टर्म रिसीट्स? जब आपने, मान लीजिए आपने अपना घर बेच दिया, घर सेल कर दिया, तो जो पैसा आएगा वो तो लॉन्ग टर्म है ना, वो तो एक बार घर बिका है। कितने बार घर बेचते हो? रोज तो बेचते नहीं हो, ना हर साल बेचते हो, ना हर 5 साल में बेचते हो। अरे घर बनाने में 20-20 साल लग जाते हैं, तो बेचने में भी ऐसे ही टाइम होगा, तो एक बार होगा। तो ये कौन सी रसीद मानी जाएगी? कैपिटल रसीद। किसी एक एंटरप्रेन्योर ने, बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस बनाया, कंपनी बनाई और अपनी कंपनी बेच दी, तो जो उसको पैसा आया वो क्या है? कैपिटल रसीद। किसी ने अपना एसेट, अपना आईपी, जैसे कि मैंने एक आईपी बनाया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे दिमाग का है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, वो मैंने कंपनी को बेचा, तो जो पैसा मेरे पास आएगा वो क्या है? कैपिटल रसीद। तो ये लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं, ये बार बार नहीं हो सकती, रोज रोज नहीं हो सकती, ये कैपिटल रसीद माना जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरह का खर्चा हुआ? ये लॉन्ग टर्म खर्चा हुआ। लॉन्ग टर्म खर्चा कैसे हुआ जी? ये ऐसे हुआ कि आप जिन चीजों पे खर्चा बहुत अरसे में एक बार करते हो, तो बहुत अरसे में एक बार खर्चा किस चीज पे किया जाता है? इट इज डन ऑन, अगेन, बिल्डिंग अ हाउस। मैंने फ्लैट बनाया, घर बनाया, कंपनी बनाई, जमीन खरीदी, मैंने मॉल बनाया, ठीक है, बिजनेसमैन यही करते हैं। तो जो खर्चा करते हैं वो क्या माना जाता है? इट इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एक ऐसा खर्चा जो कि लॉन्ग टर्म खर्चा है। इट इज अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर एंड इट इज डन ओनली वंस इन अ वाइल।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म खर्चा है, कैपिटल रिसीट्स लॉन्ग टर्म रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू नेचर की है जो कि डे टू डे होती हैं और शॉर्ट टर्म होती हैं, रिकरिंग होती हैं। अब इन चीजों को इन डिटेल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।